अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। पंखे क्यों चला रहे हो? अच्छा है तो ये खैर फ्यूचर से रिलेटेड, लेकिन बहरहाल अगर आपकी अभी इस वक्त अम्मी या शादीशुदा बहन या भाभी, तो अगर फैमिली में आपके इस तरह के मसले मौजूद हों तो समझदारी के साथ उनको ज़रा समझाएं। अगर मतलब मैं बाप हूँ और मेरी औलाद को अगर ये हुक्म है कि बाप को ओबे करना है, तो ये मेरे लिए कोई प्रिविलेज है कि मुझे एक बादशाह बनाया जा रहा है कि तुम्हारे जो है अंडर लोगों को कहा गया कि ओबे करो? ये मेरी प्रिविलेज है? यानी मुझे ये नवाजा जा रहा है कि औलाद को कहा जा रहा है मुझे ओबे करो? नहीं। फिर हैं? चलो उनकी तो भलाई है, लेकिन मेरे लिए वो क्या माने रखता है कि करना है ओबे? हैं? क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, मुझसे कल को पूछा जाना है, तो चूंकि मुझसे पूछा जाना है इसलिए मेरे ताबे करने को उनको हुक्म है। इसी तरह से अगर किसी भी इदारे का कोई सीईओ है, तो सबसे बड़ा अफसर होगा सीईओ, तो उसको सबका लीडर बना दिया गया और सबकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने सीईओ को ओबे करना है। तो इसलिए क्योंकि सीईओ को इतना खास इंसान है कि उसको इनाम मिला है कि देखो सारे तुमसे जीजी करने वाले लगा दिए, फिर क्यों बाकियों को हुक्म है कि सीईओ को फॉलो करना है? क्योंकि पूछना कल को सीईओ से, अगर कंपनी अच्छी नहीं चलेगी तो गार्ड से नहीं पूछेंगे, पूछेंगे सीईओ से, और वो तभी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर सकेगा जब उसके पास कंट्रोल होगा, वरना वो नहीं कर सकता कंट्रोल। तो इसी तरह ना अल्लाह ताला ने जो फैमिली का निजाम है ना, उसका जिम्मेदार मर्द को बनाया है, जिम्मेदार। इसका इससे ताल्लुक नहीं है कि जी औरत मर्द तो बराबर हैं, तो वो तो बराबर थे, तो अगर मर्द हो सकता है सरबराह तो औरत क्यों नहीं हो सकती है? बराबरी एक डिफरेंट चीज है, लेकिन अल्लाह ने लीडिंग पोजीशन मर्द को दी है। अच्छा, जब लीडिंग पोजीशन मर्द को दी है तो फिर ओबे भी करना होगा। तो जो ओबे करना होगा तो ये मर्द की कोई सुपीरियरिटी है, मर्द का कोई इनाम है कि उसकी ओबीडियंस बढ़ रही है? पूछना है उससे। अब इस चीज़ के लिए बेहकी 14720 सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आपको भी इसलिए सुना रहा हूँ कि अगर आपके घर के अंदर इस तरह के मसले हैं कि आपकी मैरिड बहन कुछ नखरे वाली खातून है, या आपकी भाभी हैं या अम्मी हैं वो नखरे वाले लोग हैं, तो उसके लिए अभी बता रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस औरत की तरफ देखेगा भी नहीं जो अपने शौहर की नाशुक्री करती है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस औरत की तरफ देखेगा भी नहीं जो अपने शौहर की नाशुक्री करती है, हालांकि वो उससे बेनियाज नहीं रह सकती, मतलब वो डिपेंडेंट है, अल्लाह ने उसको डिपेंडेंट बनाया है, तो अल्लाह ताला उस औरत की तरफ देखेगा भी नहीं। तो अगर आपके घरों में कुछ तरह के करैक्टर्स मौजूद हैं तो ज़रा समझाएं, प्यार मोहब्बत से, जाती फतवे नहीं लगाने, प्यार मोहब्बत से। कल एंड कहाँ किया था? कंडीशन लिखवा दी थी, ठीक है। अच्छा, अब ना मैं आपको कुछ पॉसिबल एग्जांपल्स की लिस्ट बताता हूँ, एग्जाम क्वेश्चन में फ़ायदा होगा। जैसे खासतौर पे अब पिछले को 2 साल से ना एग्जामिनर ने इस पे दोबारा फोकस किया ज़्यादा, वरना इससे पहले 2021 से पहले
हाँ 2021 से पहले पहले ज्यादा फोकस था एग्जामिनर का इसका नोट बनवाना, 18 नंबर 19 नंबर का सवाल, 17 नंबर का सवाल, डिस्क्लोजर्स, एसेट स्केड्यूल बनाना। लेकिन उसके बाद उनका ज्यादा रुझान हो गया इसके शॉर्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि एक इतना बड़ा IFRS 15 भी आ गया। तो इसलिए ज्यादा अभी टेस्टिंग जो रिसेंटली हो रही है वो उसके शॉर्ट क्वेश्चंस पे हो रही है, जिनमें यही जो रिसर्च डेवलपमेंट है ना, ये बार बार टेस्ट हो रहा है। तो अज्यूमिंग कि यही पैटर्न आगे चलेगा तो पहले इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। अब उसके लिए आपको ना सवाल में ये पहचानना पड़ा करेगा कि कौन सा खर्चा रिसर्च का है, कौन सा डेवलपमेंट का है। क्यों अलग अलग पहचानना है? क्योंकि ट्रीटमेंट अलग है। रिसर्च कॉस्ट को एक्सपेंस बनाना है, डेवलपमेंट कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है अगर कंडीशन पूरी हो रही है तो एक तो मैं आपको पहले बता देता हूं एक लिस्ट ऑफ पॉसिबल एग्जांपल्स के, अगर आप ये याद कर लें तो फायदा होगा। तो रिसर्च कॉस्ट की एग्जांपल्स बता रहा हूं, रिसर्च कॉस्ट्स की एग्जांपल्स बता रहा हूं। बेसिक रिसर्च, यानी आपको खर्चों की लिस्ट दी हुई है और उनमें से आपने पहचानना होगा कि इनमें से कौन सा रिसर्च है, कौन सा डेवलपमेंट है। तो रिसर्च की मैं पहले एग्जांपल्स बता रहा हूं। बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, परचेज ऑफ रिसर्च वर्क, परचेज ऑफ रिसर्च वर्क, यानी किसी और ने रिसर्च की हुई थी, उससे उसका काम खरीद लिया। रेम्यूनरेशन, चलें स्पेलिंग नहीं आ रही तो सैलरी लिख लें, खैर रेम्यूनरेशन या सैलरी ऑफ रिसर्च स्टाफ, यानी जो हमारे एम्प्लॉइज वर्कर्स रिसर्च फेज में मेहनत कर रहे हैं उनको जो पैसे दे रहे हैं, रेम्यूनरेशन ऑफ रिसर्च स्टाफ। अच्छा, यहां तक कि एक कॉमन अकलमंदी ये है कि अगर आप अकलमंदी लगा लें कि जिस खर्चे में भी रिसर्च का वर्ड आ रहा है तो रिसर्च ही है। और मिसाल लिखें, मिसालें रिपीट कर रहा हूं, बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, परचेज ऑफ रिसर्च वर्क, रेम्यूनरेशन ऑफ रिसर्च स्टाफ, डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स, depreciation of assets used in research phase, यानी जिन दिनों लैब के अंदर रिसर्च चल रही है तो उन दिनों फिर उन सारे एसेट्स की डेफिनेशन रिसर्च कॉस्ट। और लिख लें expense on evaluation, expense on evaluation and final selection of alternatives। ये मैंने कल मिसाल दी थी कि हमने मच्छरों की जिंदगी को तो पढ़ लिया, उसके अलावा हमने केमिकल्स को भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। अगर 3-4 तरह की पॉसिबिलिटीज हैं तो सब पे तो तजुर्बे नहीं इकट्ठे शुरू कर सकते, उनमें से कुछ बेसिक सा वर्क करके किसी एक को चूज करना पड़ेगा। तो वो जो किसी एक को चूज करना है और उस पर जो बेसिक वर्क कर रहे हैं वो था कि हम अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट कर रहे हैं कि किसको लेके आगे बढ़ना है। और मिसाल लिखें, एक्सपेंसेस for preparation, expenses for preparation of feasibilities, expenses for preparation of feasibilities। फिजिबिलिटीज बनवाना आप समझ लें कि किसी कंसल्टेंट को कहा जा रहा था फिजिबिलिटी तो बना दो, देखो टेक्निकली सही काम हम कर भी रहे हैं, क्या हम सही रास्ते की तरफ भी जा रहे हैं। तो ये फिजिबिलिटीज बनवाना, फिजिबिलिटी बनवाना ये चेक करना होता है कि क्या ये सही है, क्या ये मुमकिन है, इसको फिजिबिलिटी बनवाना कहते हैं। तो आपको कहीं पर या तो फिजिबिलिटी का नाम लिखा मिल जाए या फिर काम लिखा मिल जाए कि हमने कुछ खर्चा किया, कंसल्टेंट को पैसे दिए ये जानने के लिए कि क्या इंप्रूवमेंट पॉसिबल है, तो इसी को ही फिजिबिलिटी बनवाना कहते हैं। तो या तो आपको नाम मिल जाए फिजिबिलिटी का या ये काम पता चल जाए, तो ये खर्चा रिसर्च है। फिजिबिलिटी बनाना होता है ये जानना कि क्या मुमकिन है, क्या पॉसिबल है, तो या तो फिजिबिलिटी का नाम मिल जाए या कुछ ऐसा कह दिया जाए कि कंसल्टेंट को फीस दी है टू डिटरमिन कि वेदर इंप्रूवमेंट इज पॉसिबल और नॉट, तो ये भी यही फिजिबिलिटी है।
और लिखें मिसाल, expenses for obtaining new knowledge, अच्छा ये तो है, ये जो मैंने आपको मिसालें बताई हैं हो सकता है नामों से मिल जाए। उसके अलावा एक हिंट बता रहा हूं, वो अपने अल्फाज में बेशक उर्दू जैसे मर्जी लिख लें, कि आपको कोई खर्चा जो कि नाम इनमें से ना हो, लेकिन आपको खर्चा पढ़ के कुछ फीलिंग ये समझ आ रही हो, कुछ अंडरस्टैंडिंग ये बन रही हो कि हम कहीं शुरू में हैं, कहीं पर कुछ सवालिया निशान है, कहीं पर अनसर्टेनिटी है कि पता नहीं इंप्रूवमेंट हो सकती है कि नहीं हो सकती। इनिशियली हम कुछ खर्चा कर रहे हैं, यानी पता नहीं मैं सही नहीं बता सका, ऐसा खर्चा जिसमें आपको ये नाम नहीं पहचाने जा रहे, लेकिन आपको उस खर्चे का जो मतलब समझ आ रहा है ना, वो आपको ये अंदाजा हो रहा है कि हम कहीं शुरू में हैं, अभी हम कुछ अनसर्टन से हैं। शक्लों से लग रहा है कि आप भी अनसर्टन ही हैं अभी कि मैंने क्या कह दिया। कोई खर्चा जिसको पढ़ के आपको कुछ ऐसा मतलब लगे कि इस खर्चे के करते हुए हम अनसर्टन थे, शुरू में ही थे। अब ये आपको कैसे पता चलेगा? इनिशियल मार्केट सर्वे स्टार्टिंग पे ही है। असेसमेंट ऑफ एनी पॉसिबिलिटी ऑफ इंप्रूवमेंट, असेसमेंट ऑफ एनी पॉसिबिलिटी ऑफ इंप्रूवमेंट है जी, ये भी शुरू अनसर्टेन में ही है। तो कोई भी खर्चा ऐसा जिससे आपको लगे कि अभी हम शुरू में हैं, कोई अनसर्टेनिटी सी है, तो वो रिसर्च है। अगर ये नहीं समझ आ पा रहा है तो दफा करें, बस ये जो लिस्ट लिखाई है इसी पे इक्तफा कर लें। डेवलपमेंट की मिसालें लिखें, डेवलपमेंट है। अच्छा ये मैंने ना पॉसिबल मिसालें लिखवाई हैं, और भी अगर आपको कोई लगता है तो बिल्कुल हो सकती हैं। जैसे हम रिसर्च फेज में छोटी मोटी टेस्टिंग कर रहे हो तो वो भी इसकी एक मिसाल हो जाएगी। अब इस तरह और भी हो सकती है, मैंने तो बस कुछ पॉसिबल लिखवाई हैं। लिखवाया तो नहीं, वैसे ही बोला था मैं, वो मिसाल लिखवा नहीं रहा था। मैंने तो ये कहा था कि अगर कोई जुमला ऐसा है जिसको पढ़ के लग रहा है कि अभी हम सवालिया निशान पे हैं, अभी हम कंफ्यूज्ड हैं, शुरू में, तो वो है रिसर्च। बोला मैंने था असेसमेंट ऑफ एनी पॉसिबिलिटी ऑफ इंप्रूवमेंट, ऐसी कोई बात की थी। डेवलपमेंट के लिखें खर्चे, डेवलपमेंट की मिसालें लिखें। है जी, है मैंने कौन सा संडे ऑन किया? मैंने कौन सा संडे ऑन किया? FR2 के करूंगा, वो पहले जरा IS 12 में चाह रहा था तसल्ली से करा लूं, फिर करूंगा ऑन। है वो उस वक्त देखूंगा, उस वक्त के हालात के मुताबिक देखूंगा। होगा कुछ एक्स्ट्रा, होगा कुछ, तंग आ जाएंगे पढ़ के आप। पता नहीं क्या लिखवाया मैंने। हाँ, डेवलपमेंट कॉस्ट की मिसालें लिखवा रहा हूं, उनमें लिखें भाई expenses on final design, expenses on final design and testing of prototypes। ये आप समझ लें सैंपल की तरह की चीज, मोल्ड्स, जिग्स एंड डाइज। अच्छा ये सब ना मिलते जुलते लफ्ज हैं, लेकिन आप इनका अगर समझने के लिए कोई मिसाल समझें तो सांचा कह लें। जैसे ये मोल्ड और डाइज जो है ना, सब ये तकरीबन सांचे जैसी चीज है। जैसे मिसाल के तौर पे एक बिजनेस है जो बॉटल्स बनाता होगा, तो अब ये बॉटल प्लास्टिक या रबर लेके हाथ से ऐसे 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 करके, तो इस तरह होता ये होगा कि कोई
मशीन होगी जिसके अंदर ये इस तरह की एक शेप बनी होगी, फिर उसमें मेल्टेड प्लास्टिक डलता होगा, तो फिर वो इसी शेप के ऊपर आके फिर वो ठंडा होकर तो ये बन जाता होगा। तो वो जो सांचा बना हुआ है वो ये मोल्ड वगैरह है। और वो सांचा उस डिजाइन का बनाएं उससे पहले उसको भी तो कुछ सोचा ही होगा ना कि इसका डिजाइन क्या रखना है। जो प्रोडक्ट बनना है, जो स्प्रे बनाने थे, उनके लिए बॉटल की शेप क्या रखनी है, उस बॉटल के लिए सांचा किस तरह का बनाना है, तो उस सांचे को बनाने की मेहनत रिसर्च फेज में हो रही है कि डेवलपमेंट में? डेवलपमेंट में। तो ये वो बात थी कि जो सांचों को बनाने की मेहनत है ये डेवलपमेंट के अंदर हो रही है। और लिखें expenses on design, expenses on design, construction and operation, expenses on design, construction and operation of pilot plant. पायलट, वो जो जहाज उड़ाते हैं पायलट प्लांट है? नहीं, ये प्लांट नहीं उड़ाएंगे। दोबारा बता रहा हूं, एक्सपेंसेस ऑन डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ पायलट प्लांट। यानी पायलट प्लांट से रिलेटेड कोई खर्चा हुआ ना तो वो भी डेवलपमेंट फेज में। समझाता हूं क्या होता है। अगर कोई प्रोडक्ट बनना है, चलो वही मच्छरों वाला स्प्रे जो कल बनाया था, तो प्लांट एंड मशीनरी कल को क्यों चाहिए होगी? है ये स्प्रे बनाएंगे और बेचेंगे, और अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में बनाना है तो प्लांट एंड मशीनरी की कैपेसिटी भी ज्यादा होगी। अब चूंकि प्रोडक्ट हम नया लॉन्च कर रहे हैं तो उसका प्लांट एंड मशीनरी भी शायद कोई नया ही बनाना पड़ेगा। तो अभी से ही को 15-20 करोड़ रुपए लगा के, अरब रुपए लगा के वो फैक्ट्री बना लें और फिर देखेंगे स्प्रे चलता है कि नहीं चलता। तो पहले हम जो स्प्रे बना के चेक कर रहे होंगे तो वो स्प्रे बनाने के लिए भी तो प्लांट ही चाहिए। तो अभी से ही बहुत बड़ी कैपेसिटी वाला प्लांट अरेंज कर लें? नहीं। तो फिर अभी क्या करेंगे, एक टेम्पररी सा हल्की क्वालिटी का एक प्लांट अरेंज करेंगे ताकि वो सैंपल्स बनाने के काम आए, और जब सैंपल बन जाएं, सब अप्रूव हो जाए, तो वो प्लांट फाड़ेंगे। उसको पायलट प्लांट कहते हैं। जब टेस्टिंग के दौरान हमने प्लांट बनाना होता है ना, देखें टेस्टिंग कर रहे हैं कि प्रोडक्ट सही है कि नहीं, फार्मूला सही भी है कि नहीं है, तो उस फार्मूले से स्प्रेज बना के देखने पड़ेंगे ना। तो अभी जब हमारा फार्मूला ही फाइनल नहीं हुआ, अभी यही फाइनल नहीं है कि हम ये मच्छरों की तबाही फेरने वाला स्प्रे बनाने में हैं कि नहीं, तो तब तक बड़ा प्लांट थोड़ी बना लेंगे। तो हमें थोड़ी कैपेसिटी वाला, हल्की क्वालिटी वाला, टेम्परेरी सा, बहुत ड्यूरेबल नहीं चाहिए, बस टेस्टिंग के दौरान ही तो उसको इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए हमें प्लांट भी फिर एक बनाना पड़ेगा। तो वो जो प्लांट बनाना है वो बजाहिर पीपीई है, लेकिन उससे कल को हमने प्रोडक्शन नहीं करनी, वो तो अभी बस टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा था। तो उसको पीपीई कहने की बजाय फिर हम उसको डेवलपमेंट कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे। ये मतलब है इस पॉइंट का। बस ये सारी बातें ज़बानी याद भी हो गई है ना, सब बिल्कुल याद हो गया पायलट प्लांट क्या होता है, और बिल्कुल ऐसे एकदम से याद हो जाता है आपको। अब अगर आपको ये भी समझ नहीं आ रहा कि इसके लिए लिखें क्या, तो फिर तो कंफर्म भूलेगा। चलें खैर है, इतना याद रख लें बस कि पायलट प्लांट का खर्चा पीपी नहीं है, वो डेवलपमेंट कॉस्ट है। चलें और मिसाल लिखें। expenses on design and testing of selected alternative। अच्छा, इसको मैं जोड़ रहा हूं ऊपर जो रिसर्च में एक पॉइंट बताया था। ऊपर बताया था कि केमिकल ए इस्तेमाल करें कि बी इस्तेमाल करें कि सी इस्तेमाल करें, किसी एक को चुन के फिर आगे चलना है। तो वो जो चुनने के खर्चे थे वो रिसर्च कॉस्ट, अब उनमें से जो मटेरियल सिलेक्ट कर लिया उस पे आगे चल के और तजुर्बे करना वो डेवलपमेंट कॉस्ट। तो ये उसकी अगली कड़ी बताइए कि सिलेक्टेड अल्टरनेटिव पे जो आगे खर्चा करना है वो डेवलपमेंट। डेप्रिसिएशन, जी नेक्स्ट मिसाल है डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स
क्या लिखा हूं आगे? यूज्ड इन डेवलपमेंट फेज, डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स यूज्ड इन डेवलपमेंट फेज। और मिसाल लिखें, रेम्यूनरेशन ऑफ स्टाफ, रेम्यूनरेशन ऑफ स्टाफ वर्किंग इन डेवलपमेंट फेज, वर्किंग इन डेवलपमेंट फेज। उसमें हमारे पास एसेट इंडिया है, इसकी डिप्रिसिएशन जो होगी कैपिटलाइज हो जाएगी, और दूसरी साइड पे कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है वो डिप्रिसिएशन हमारे पास एक्सपेंस हो जाएगी। ना ऐसे नहीं करो। अच्छा, ये एक बचपन का सवाल है, बाकी भी सुन लें कि अगर एक एसेट का इस्तेमाल हो रहा है कोई दूसरा एसेट बनाने के लिए, तो इसकी डेप्रिसिएशन उस दूसरे की कॉस्ट में ऐड होगी। कितने महीने की? जितने महीने इस्तेमाल होगा तो उतने महीने की डेप्शन को एक्सपेंस भी बनाएंगे। नहीं, डबल डबल थोड़ी करेंगे। यानी अगर एक एसेट की साल की डेप्शन है 120 और इसमें से वो 8 महीने इस्तेमाल हो रहा है दूसरे के कंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो जो 80 है वो दूसरे में जाएगा, 40 जो है वो पीएनएल में जाएगा, तो दोबारा थोड़ी एक्सपेंस बनेगा। कोई बात, माफ किया, कोई मसला नहीं। क्या लिखा आखिरी? ठीक है, लोगों के पैसे। कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन, कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन, इसको प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग भी कहते हैं। प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग या कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन, ये वही बिल्कुल फाइनल जो टेस्टिंग हो रही है। प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग या कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन। अच्छा, इसमें भी ना ये मिसालें चलें बहुत हैं, इसमें भी आपको हिंट बता देता हूं। अगर पहले वाला भी समझ नहीं आया था तो ये भी दफा करना। इसमें हिंट ये है कि आपको खर्चा पढ़ के ये लग रहा हो कि बस फाइनल ही है, आपको उससे ये मतलब समझ आ रहा हो कि फाइनलाइजेशन की तरफ ही है, तो अगर ये मीनिंग कन्वे हो रहा है तो उसका मतलब डेवलपमेंट फेज का खर्चा है। अगर किसी खर्चे के बारे में ये समझ आ रहा है कि ये हम कहीं हैं फाइनल स्टेज पे ही, बस कामयाबी बहुत करीब है, तो फिर ये डेवलपमेंट फेज का हिस्सा है। चलिए, मिसालें काफी हैं। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि मैंने आपको ये जो रिसर्च डेवलपमेंट बता दी, इसकी अकाउंटिंग हो गई। क्या अकाउंटिंग हो गई? ये रिसर्च कॉस्ट एक्सपेंस है और डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज होगा, लेकिन 6 कंडीशंस पूरी हुई तो। अब इससे रिलेटेड कल भी कुछ बच्चों ने सवाल पूछे थे और कुछ मैं और भी चीजें बता देता हूं। तो हेडिंग यही है, इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल्स। उसके हवाले से कुछ पैराग्राफ्स बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह लें, नोट्स कह लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह लें। तो इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल्स की जनरल बात यही है जो हो गई कि रिसर्च को एक्सपेंस। इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल्स क्या हैं? जो हम खुद बना रहे हैं। तो उन सब के लिए गाइडेंस ये है कि खुद बनाने की मेहनत को 2 हिस्सों में बांटना है, रिसर्च और डेवलपमेंट। और रिसर्च मेहनत का खर्चा एक्सपेंस, डेवलपमेंट मेहनत का खर्चा अगर कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो एसेट। अब इसी सब के बारे में कुछ और सपोर्टिंग बातें भी हैं, तो उनको आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह लें, नोट्स कह लें, वो एक एक करके बताता जाता हूं और समझाता जाता हूं। नंबर 1 लिखें। नंबर 1, if entity cannot distinguish, if entity cannot distinguish research phase from development phase, यानी अगर अभी इस वक्त एंटिटी को ना समझ नहीं आ रहा कि हम रिसर्च से बाहर निकले हैं कि नहीं निकले हैं, तो जब समझ नहीं आ रहा तो फिर रिसर्च ही है, देन इट इज कंसिडर्ड एज रिसर्च फेज। यानी अगर एंटिटी को नहीं समझ आ रहा कि रिसर्च फेज खत्म हुआ है कि नहीं हुआ, तो बस समझ ही नहीं आ रहा तो नहीं खत्म हुआ। अगर एंटिटी रिसर्च फेज और डेवलपमेंट फेज को अलग अलग नहीं कर पा रही तो बस अभी रिसर्च में ही है। फिर अगला पॉइंट लिखें। अच्छा, अगला पॉइंट समझ लें, फिर लिखवाता हूं।
ये रिसर्च फेज था, ये डेवलपमेंट फेज था, इस पे खर्च हुआ 3 मिलियन, ये बन जाएगा एक्सपेंस, और इस पे खर्च हुआ 8 मिलियन। और ये मैंने जो लाइन बनाई है असल में ये टाइम लाइन है, यानी कुछ 8-10 महीने रिसर्च पे लगे, कुछ 1.5-2 साल डेवलपमेंट पे लगे। अब ये हम 1.5-2 साल में फैला हुआ खर्चा है 8 मिलियन। जरूरी नहीं है कि जो कंडीशंस पूरी हो रही हैं वो डेवलपमेंट शुरू होते ही पूरी हो जाए। ऐसा हो सकता है कि डेवलपमेंट फेज शुरू हुआ था 1 जनवरी 22 को, लेकिन कंडीशंस पूरी हुई जाके 31 मार्च 22 को। तो वो जो 3 महीने और गुजर गए थे डेवलपमेंट फेज के, लेकिन और गुजर गए थे, और खर्चा होता जा रहा था। तो अकाउंटेंट तो एंट्री कर रहा था, अकाउंटेंट कौन सा साल के एंड का इंतजार कर रहा होगा। तो जब जब खर्चा होता जा रहा था, रिसर्च भी डेवलपमेंट भी, तो चूंकि कंडीशंस पूरी नहीं हुई थी तो एक्सपेंस ही बनता जा रहा था, रिकॉर्डिंग होती जा रही थी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। जब कंडीशंस पूरी हो गई, अब से ऑनवर्ड जो खर्चा होगा वो डेवलपमेंट कॉस्ट में ऐड होगा। लिखते हैं पॉइंट, ओनली दोज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, only those development expenditure are capitalized which are incurred after capitalization criteria is met. अच्छा, इसे मैं अगला पॉइंट भी लिखवा लूं ना, तो फिर इस बात को मैं और मुकम्मल समझाता हूं। अगला पॉइंट लिखें, एनी एक्सपेंडिचर ये दोनों बातें मिला के ही ना, ये मैं आपको पूरी पिक्चर क्लियर कर पाऊंगा, फिर लूंगा सवाल जिसका कोई सवाल हुआ तो। एनी एक्सपेंडिचर which was earlier recorded as expense, any expenditure which was earlier recorded as expense shall not be capitalized after capitalization criteria is met. अच्छा, अब वो जो ज्यादा एक दिन एडवांस चल रहा था और वो एक दिन एडवांस संडे कर गया, आया ही नहीं, तो चलें बाकियों को बता देता हूं। कल एक स्टूडेंट ने सवाल ये पूछा था कि ये फैसला कि एसेट या एक्सपेंस ये तो ज्यादा जरूरी होता है, ज्यादा टेक्निकल सेंसिटिव होता है जब ईयर एंड होता है, तो उससे पहले क्या जरूरत है सोचने की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी तो फिर ही देखना है ना कि बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट। तो जब हमने फैसला ये ईयर एंड पे ही जाके करना है, तो ईयर एंड तक पता चल तो जाएगा कंडीशंस पूरी हो रही हैं, तो फिर वो जो पुराना खर्चा है उसको भी एसेट कह लेते। ये सवाल था। तो इसका जवाब यह है कि जब तक कंडीशंस पूरी नहीं हुई थी तब तक हमें नहीं पता था कब कामयाब होंगे। तो उस वक्त जो खर्चा करते जा रहे थे वो तो गया ना खर्चा। बेशक कंडीशंस पूरी हो गई मार्च में, और 2022 के अकाउंट्स बनाने से पहले हमें पता चल गया है कि कंडीशंस पूरी हैं, फिर भी जनवरी फरवरी मार्च तो हम खर्च कर बैठे थे ना अन्य भाई। तो जब वो कर चुके थे तो उसको एसेट किस मुंह से कहेंगे। तो इसलिए जो खर्चा हो गया वो हो गया, कंडीशंस पूरी होने से पहले वाला खर्चा अब एसेट नहीं कह सकते। ये है इन दोनों बातों का मतलब कि जब कंडीशंस पूरी हुई तो उसके बाद जो खर्चा होगा वो एसेट है, और जो उससे पहले खर्चा हो गया वो एक्सपेंस। ये इन दोनों बातों की मिला के अब ये मुकम्मल बात है कि कंडीशंस पूरी होने से पहले चाहे डेवलपमेंट फेज शुरू हो चुका हो, फिर भी कंडीशंस पूरी नहीं हुई तो रिसर्च तो एक्सपेंस है ही है, डेवलपमेंट में से भी ये 3 महीने का एक्सपेंस है। और अक्सर सवालों में क्या होगा कि आपको ये अलग फिगर देने की बजाय ये 8 मिलियन इस 1.5 साल में से 3 महीने खुद अलग करने पड़ेंगे। 8 मिलियन इंटू 3 डिवाइडेड बाय 18, तो सवालों में करना पड़ता है इस तरह से। अच्छा, अब इस पॉइंट के बाद ना अपने अल्फाज में खुद ही एक नोट लिख लें, अपने लिए जैसे मर्जी लिखना चाहें।
कि अगर एग्जाम क्वेश्चन में नहीं बताया ना कि कंडीशंस कब पूरी हुई हैं, नहीं बताया अगर, तो बाय डिफॉल्ट वो डेवलपमेंट के पहले दिन पूरी हो गई होंगी। अगर एग्जाम क्वेश्चन में वो रिसर्च डेवलपमेंट का जिक्र कर रहा है लेकिन ये नहीं बता रहा कि कंडीशंस कब जाके पूरी हुई, तो फिर वो डेवलपमेंट में पहले दिन हो गई होंगी। अगर एग्जाम क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि डेवलपमेंट की कंडीशंस कब पूरी हुई थी, तो फिर पहले ही दिन पूरी हो गई थी। यानी इन अदर वर्ड्स मैं ये कहना चाह रहा हूं कि डेवलपमेंट कॉस्ट सारी की सारी कैपिटलाइज हो जाएगी। तो ये अक्सर हो सकता है एग्जाम क्वेश्चन में ना बताया हो, तो फिर उसमें हम ये अंडरस्टूड ले लेते हैं। अगला पॉइंट लिखें। अच्छा जी, अच्छा जी। दिखाऊं? अच्छा जी, मैंने आपको रिसर्च बता दिया। ठीक है। कॉस्ट ऑफ, अगला पॉइंट बता रहा हूं, cost of internally generated brand, internally generated brand customer list, internally generated brand customer list, masthead है। अब बताता हूं, अभी पूरा लिख लेना पहले। मस्थेड्स और पब्लिशिंग टाइटल्स। अंग्रेजी शुरू से दोबारा बता रहा हूं। कॉस्ट ऑफ इंटरनली जनरेटेड ब्रांड, कस्टमर लिस्ट, मस्थेड और पब्लिशिंग टाइटल shall not be recognized as intangible asset because अच्छा, बिकॉज के बाद दिखाता हूं। इसमें मैंने ना 4 चीजें बताई हैं, एक ब्रांड, एक कस्टमर लिस्ट, मस्थेड और पब्लिशिंग टाइटल। एक ज्यादा तफसील से समझा देता हूं, एक उससे कम तफसील से समझाता हूं, बाकी 2 पे ऐसे ही मान ले आना और समझा के फिर बिकॉज के बाद वाली बात दिखाता हूं। पहले करते हैं बात कस्टमर लिस्ट की। कस्टमर लिस्ट क्या लगता है नाम से, क्या चीज होगी? कस्टमर्स की लिस्ट। जबरदस्त। क्या होगा उसमें? उनका डेटाबेस होगा, कॉन्टेक्ट डिटेल्स होंगी। ठीक है। बिजनेस को क्या फायदा अपने कस्टमर्स का डेटाबेस बनाने का? कल को जब दोबारा कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना होगा तो उन्हीं कोई मैसेजेस करवा देंगे। ठीक है। अगर किसी बिजनेस ने अपने पास कोई डेटाबेस बनाया हुआ है, तो जैसे कॉलेज ने अगर स्टूडेंट्स का डेटाबेस बनाया हुआ है जिसमें आपको मुख्तलिफ मैसेजेस आते रहते होंगे, शायद फलाना कोर्स या रेफरल टेस्ट, कॉलेज के पास कहां से आया है डाटा? है नहीं, आपने तो प्रोवाइड किया है, तो अभी ये 20,000 स्टूडेंट्स का डाटा क्यों है, कहां से आया? ये तो 25-30 साल से जब से काम हो रहा है तब से स्टूडेंट का डाटा इकट्ठा हो रहा है। लेकिन अगर किसी ने नया कोई काम शुरू करना है और उसने अपने टारगेट ऑडियंस को ढूंढना है, तो एक तरीका तो यह है कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले फिर के अपने कस्टमर ढूंढें। मिसाल के तौर पे अगर किसी बिजनेस ने कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करना है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिलेटेड है, ज्यादा कोई उनकी प्रैक्टिस में काम आने वाली चीज होगी, कोई उनकी सीए फर्म्स के अंदर काम आने वाली चीज होगी, तो उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही चाहिए मेनली। तो वो लोग कहां कहां गली गली मोहल्ले, वो मस्जिद के बाद बाहर खड़े हो जाए हैं, क्या करें जी? तो अगर वो आई कैप से एक मेंबर्स डायरेक्टरी खरीद लें जिसमें सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का नाम पता सब कुछ मौजूद है, तो इससे उनको क्या फायदा होगा?
तो क्या इसमें गारंटी है कोई कि वो सब लोग ये चीजें खरीद लेंगे? तो फिर उनको क्या फायदा ये करने का? हाँ, तो उससे फायदा क्या? फायदा, हाँ, टाइम वेस्ट नहीं होगा। वो जो बसों में थोड़ी देर बस चल के खड़ी हो जानी थी, खड़े होते पाए अस्सलाम वालेकुम मैम, तो वो अगर ऐलान शुरू करना या मस्जिद में नमाज के बाद शुरू करते या स्कूलों के बाहर जाके या बाजारों के अंदर पॉम्फलेट बांटते तो पूरे पाकिस्तान में लोग फैलाने पड़ते। अब क्या होगा कि यही टारगेट ऑडियंस है, इन्हीं को फोन कर लेंगे, तो फायदा क्या होगा? खर्चा बचेगा, ये फायदा है। कस्टमर लिस्ट आइडेंटिफाइबल है, क्यों? सेपरेबल है, किसी और को भेज दें लिस्ट। मॉनेटरी है नहीं, मॉनेटरी सिर्फ होता है जो पैसे लेने का हक है, रिसीवेबल। एसेट है, कंट्रोल है इस पे? कंट्रोल नहीं है? है कंट्रोल है, क्यों नहीं है? तो हो सकता है उनमें से कोई भी ना खरीदे। देखिए, अगर उनमें से भी किसी ने ना खरीदा तो फिर हमें तो बिजनेस वैसे ही बंद कर देना चाहिए। कंट्रोल किस चीज का? लिस्ट पे खर्चा क्यों किया था? नहीं मुझे समझ आई, खर्चा क्यों किया था लिस्ट पे? क्या फायदा लेना था? मार्केटिंग का टाइम बचाना था, खर्चा बचाना था। तो क्या वो नहीं बचा सकते? बचा सकते। इसलिए नहीं लिस्ट ली थी कि गारंटी किसी ने कहा था ये लोग खरीदेंगे, इसलिए नहीं लिस्ट ली थी। इसलिए लिस्ट ली थी कि हमें अपने टारगेट ऑडियंस को एफर्ट्स करने के लिए कम लोग चाहिए होंगे, कम टाइम चाहिए होगा। बाकी अगर हम उनको भी कन्विंस नहीं कर सकते तो पूरे पाकिस्तान में फैल के भी कन्विंस नहीं कर सकते। तो इसलिए मकसद लिस्ट का खरीदना यह नहीं था कि वो लाजमी हमसे प्रोडक्ट खरीदेंगे, मकसद यह था कि हम अपने खर्चे बचा लेंगे। तो नहीं बचा सकते, खर्चे बचा सकते हैं तो कंट्रोल है। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या? खर्चा बचेगा। तो कस्टमर लिस्ट इंटेंजिबल एसेट होता है, कस्टमर लिस्ट होता है। ये जो मैंने भी मिसाल दी कि एक बिजनेस ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की डिटेल आईकैप से खरीदी, तो उन्होंने इसको पैसे देके खरीद लिया, तो उनको ये लिस्ट कितने की कॉस्ट की? जितने पैसे दिए। ठीक है, अब मिसाल थोड़ी सी चेंज करता हूं। ये जो आप लोगों ने खूबसूरत खूबसूरत राइटिंग में रजिस्टर बनाए हुए हैं, कहीं कलर्स भी यूज कर रहे हैं, हेडिंग्स बड़ी अच्छी अच्छी सी, राइटिंग भी बहुत खूबसूरत है। अगर तो बाकायदगी से लेक्चर अटेंड किए हैं और सब कुछ प्रॉपर नोट किया है तो शायद मेरे ख्याल में कोई 2-3 रजिस्टर आपके भर जाएंगे सेशन एंड तक, और वो आप चाहें तो बेच भी सकते हैं। पेपर देने के नहीं, रिजल्ट के बाद बेच सकते हैं, बेच सकते हैं। तो जो ये खरीदेगा उसको कितनी कॉस्ट पड़ेगी? जितने का खरीदेगा। आपको कितने की कॉस्ट पड़ी? आप लोगों को इन नोट्स बनाने की कॉस्ट, रजिस्टर का खर्चा भी पड़ा, बाकी स्टेशनरी भी पड़ी, रोज आना जाना भी था, सेशन की फीस थी, पेट्रोल था। तो आप लोगों ने ये 50,000 रुपए इसलिए लगाए ताकि रजिस्टर बना के कल को बेच सके। इतनी घटिया सोच। ये सारा खर्चा इसलिए किया था, इसलिए किया था ये खर्चा। आप लोग पेपर पास करने की मेहनत कर रहे थे, नॉलेज लेने की मेहनत कर रहे थे, साथ साथ रजिस्टर भी बन गया। तो चूंकि ये मेहनत जनरली पेपर पास करने के लिए थी और साथ साथ मेहनत करते करते रजिस्टर बन गया, तो इसी तरह पैक के पास जो स्टूडेंट का डाटा है, इतने साल से कॉलेज इसलिए खोला हुआ है कि किस तरह डाटा इकट्ठा हो जाए, है ना। बिजनेस ओवरऑल मेहनत कर रहा था, उस मेहनत के दौरान कस्टमर्स का डेटाबेस बनता गया, कस्टमर लिस्ट बन गई, इंटरनली जनरेटेड कस्टमर लिस्ट। इस पे कितना खर्चा आया? नहीं पहचान सकते ना। क्यों नहीं पहचान सकते? क्योंकि बिजनेस कर रहे थे, सिर्फ ये थोड़ी कर रहे थे हम कैसे पहचाने के कितना खर्चा था? तो इसलिए लिखे अंग्रेजी, बिकॉज के आगे, बिकॉज एक्सपेंडिचर ऑन सच आइटम्स, एक्सपेंडिचर ऑन सच आइटम्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड, cannot be distinguished from the cost of developing the business, the cost of developing the business, because के बारे बाद मैंने बताना शुरू किया है, because expenditure on such items cannot be distinguished from the cost of developing the business as a whole, whole W वाला। यानी हम चूंकि बिजनेस को ओवरऑल मेहनत करके चला रहे थे, तो फिर हम तो बिजनेस पे मेहनत कर रहे थे, हमें क्या पता कि इस कस्टमर लिस्ट पे कितना खर्चा लगा।
तो इसलिए अगर परचेज्ड कस्टमर लिस्ट है तो फिर तो एसेट है, लेकिन अगर इंटरनली जनरेटेड है तो फिर एसेट नहीं है। अभी कस्टमर लिस्ट बताया ना, अभी बताता हूं और तफसील से समझा दिया कस्टमर लिस्ट। कोई इख्तलाफ तकलीफ को बुरा लग रहा हो किसी को है जी? ये जो 4 नाम लिए हैं ना, इनमें से समझाया मैंने कस्टमर लिस्ट है। इन 4 नामों के बारे में आईएस ने कहा है कि अगर ये खुद बना रहे हैं तो फिर ये इंटेंजिबल एसेट नहीं है, और उसकी वजह बता दी कि इन खरीद रहे तो हैं, अगर ये खुद बना रहे हैं तो नहीं है। अच्छा, इसको ये जो अभी पॉइंट लिखवाया है ना, ये कुछ मासूम लोगों के लिए इतना खतरनाक है कि वो बच्चे इसको बस ये याद रखेंगे, सर ने कहा था इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल ही नहीं होता। तो नहीं होता तो कल क्या कर रहे थे हम? ये रिसर्च डेवलपमेंट क्यों पढ़ रहे थे? सर ने ये नहीं कहा कि इंटरनली जनरेटेड एसेट ही नहीं होता, सिर्फ 4 नाम लिए हैं, कस्टमर लिस्ट, ब्रांड, मस्थेड्स और पब्लिशिंग टाइटल। सिर्फ ये 4 नाम ऐसे हैं कि जिनका इंटरनली जनरेटेड हुआ तो फिर एसेट नहीं है, वरना सॉफ्टवेयर बिल्कुल है, फार्मूला बिल्कुल है, डिजाइन गाड़ी का बिल्कुल है। ये 4 नाम सिर्फ हैं जो नहीं है। गुडविल तो मैं बहुत पहले ही नहीं कह चुका था, वो मैं पहले चूंकि कह चुका था ना, तो इसे दोबारा नहीं बताया। लिखना है तो दोबारा लिख लें, मैंने पहले बता दिया था एक दफा। इंटरनली जनरेटेड गुडविल का मैंने एक दफा पहले बताया था कि वो नहीं होता है इंटेंजिबल एसेट। अगर तब नहीं लिखा था तो अब लिख लें बेशक। कस्टमर लिस्ट ओके। अच्छा, अब ब्रांड भी थोड़ा सा समझाता हूं जी। अगर हमने इंटरनली जनरेटेड कस्टमर लिस्ट जिसको एसेट नहीं बनाया था, कल को किसी को बेच दी तो कैश डेबिट, P&L क्रेडिट। ब्रांड समझा रहा हूं। ब्रांड क्या होता है? प्रोडक्ट का मशहूर नाम। तो यूनिलीवर वालों से पैक ने खरीद लिया था सर्फ एक्सेल। अब ये जो सर्फ एक्सेल है, ये यूनिलीवर वालों ने पैक को बेचा तो इसके लिए पैसे लिए होंगे, अच्छे खासे पैसे लिए होंगे। तो पैक वालों को क्या फायदा ये ब्रांड खरीदने का? अगर वो वैसे ही कोई वॉशिंग पाउडर लॉन्च करते तो पता नहीं कितने साल लगते मार्केट बनाने में। अब उन्होंने एक बना बनाया मशहूर नाम खरीद लिया, अब जब बना के बेचेंगे तो पहले दिन से ही उनकी सेल्स बहुत ज्यादा होंगी। ये फायदा हुआ उनको ब्रांड खरीदने का। तो पैक को ये ब्रांड, अच्छा ब्रांड का मतलब है जो उनके पास स्टॉक में पड़े हुए थे 500-600 पैकेट, वो देना है नहीं, नाम, उसको बनाने का तरीका, उसको बनाने के हक, बस आप बेचे आइंदा इसको, ये ब्रांड खरीदना था। तो पैक के लिए ये ब्रांड परचेज करना कितना कॉस्ट किया? जितने पैसे दिए होंगे। तो इसलिए उनके लिए इंटेंजिबल एसेट है, आइडेंटिफाइबल है, आगे भी किसी को बेच सकते हैं। मॉनेटरी नहीं, यूज करना है। कंट्रोल, हाँ इसको नाम, अब आपके पास हक है, बनाएं और बेचें। फ्यूचर बेनिफिट्स हैं। फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ब्रांड उस मशहूर नाम को कह रहे हैं। तो ब्रांड पैक के लिए इंटेंजिबल एसेट बिल्कुल होगा। हो सकता है इन्होंने 20 मिलियन देके खरीदा हो, तो हाँ वो इंटेंजिबल एसेट है। यूनिलीवर वालों का वो ब्रांड पहले दिन तो मशहूर नहीं हुआ था, कई ईयर्स की मेहनत लगी, तो उनके लिए ये ब्रांड इंटरनली जनरेटेड है। उनकी इसकी मशहूरी पे, इसके मशहूर होने पे जो 25 साल की मेहनत है, कितना खर्चा है नहीं पता चला सकते, क्योंकि वो तो अपना बिजनेस चला रहे थे। बिजनेस में मेहनत करते करते प्रोडक्ट का नाम मशहूर हो गया, तो इसीलिए इंटरनली जनरेटेड ब्रांड एसेट नहीं होता। हां, अगर कोई उसको खरीद ले उसके लिए वो ब्रांड एसेट होता है। अच्छा, यहां पर एक और गहरी बात, जब इन्होंने सर्फ एक्सेल लॉन्च करना होगा तो उसका भी तो कोई फार्मूला बनाया होगा, वो फार्मूला होता है एसेट। ब्रांड फार्मूले को नहीं कहते, ब्रांड वो जो मशहूर नाम है उसको कहते हैं। तो फार्मूला था एसेट। मैं सर्फ एक्सेल ब्रांड जिसकी मिलियंस वैल्यू थी, बिलियंस वैल्यू थी, मैं उसको कह रहा हूं कि वो उन्होंने एसेट नहीं बनाना। और ये मस्थेड और पब्लिशिंग टाइटल पे भी ऐसे ही मान ले आए। होते क्या है, मस्थेड की मिसाल समझ लें कि अगर कोई न्यूज़पेपर, मैगजीन्स बिकते हैं, तो अगर वो कोई रिलायबल इदारा है तो वो अपना कोई ना कोई लोगो भी बना रहे होंगे, ताकि आइंदा अगर उसी लोगो का कोई और नया मैगजीन आए तो वो भी हिट हो जाएगा। तो ये लोगो टाइप चीज है, इसको मस्थेड कहते हैं। ये न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स के लिए होता है। और पब्लिशिंग टाइटल ये किताबों से रिलेटेड, कि किस पब्लिशर की किताब है। अच्छा, इनकी है, इनकी बड़ी अच्छी किताबें होती हैं। जैसे पाकिस्तान में तो खैर नहीं, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस स्टडीज में कैपलान एक बड़ा अच्छा नाम है। कैपलान की किताबें रिलायबल होगी, ACCA वगैरह में, CFA वगैरह में, BPP है, इनकी बड़ी मशहूर किताबें होती हैं। तो ये अपना जो नाम एक लोगो टाइप छपवा लेते हैं, तो वो पब्लिशिंग टाइटल है। तो ये 4 चीजें हैं जिनको IAS ने मना किया है एसेट मानना। नहीं, वो तो सॉफ्टवेयर है।
हाँ, उन्होंने जिस कंपनी ने फेसबुक खुद बनाई होगी तो हाँ उनके लिए एसेट नहीं होगा, उनके लिए ब्रांड अब उनके लिए एसेट नहीं है। लेकिन अगर व्हाट्सएप खरीदा, अब खरीदने के बाद वो हाँ बिल्कुल है। अच्छा जी, इन सब में बस लास्ट बात ये खत्म है। नहीं क्लास चल रही है अभी, लेकिन लास्ट बात भी तो 20 मिनट की है ना। तो इस सारी हेडिंग में लास्ट बात, ये जो इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल बता रहा हूं, इसमें लास्ट बात। अब एक तो मैंने सोचा ये था पहले कि पहले इसके ना डिस्क्लोजर्स वगैरह भी करा के फिर एग्जाम प्रैक्टिस कराऊं, लेकिन मुझे फिर ज्यादा बेहतर ये लग रहा है कि डिस्क्लोजर्स एक अलग स्टाइल ऑफ क्वेश्चंस हैं और ये डिस्कशन वाले अलग स्टाइल ऑफ क्वेश्चन है। तो अभी जो सारी डिस्कशन अब तक कराई, पहले मैं इनकी प्रैक्टिस करा देता हूं। तो आपसे गुजारिश ये है कि जब आप मंडे को आए तो ये जो पिछले 5-10 पेजेस लिखे हैं कोई नजर मार आना इनके पर। चले आखिरी बात समझ लें। एक कंपनी ए ने इरादा किया मच्छर मारने का और इन्होंने ये फार्मूला बनाने का काम शुरू कर दिया। रिसर्च के ऊपर इन्होंने लेट से 3 मिलियन खर्च कर दिए, इस पे कुछ 7 मिलियन खर्च कर दिए, लेकिन अभी ये काम इनका चल रहा था। इनकी या तो बस हो गई या कंपनी बी ने कहा कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, तुमसे होना नहीं है, तुम ये सारा काम मुझे बेच दो। तो इन्होंने अपनी ये सारी मेहनत जो कि कहलाएगी इन प्रोसेस R&D प्रोजेक्ट, R&D प्रोजेक्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इस सारे काम को एक प्रोजेक्ट कहते हैं। हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इन प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं है। कंपनी बी ने इनसे ये खरीद लिया और इन्होंने इसको खरीद लिया। अच्छा, इन्होंने ये काम सारा का सारा इनको बेच दिया लेट से 10 मिलियन का। तो कंपनी बी इस 10 मिलियन को एसेट कहे या इसमें से 3 मिलियन को एक्सपेंस कह के 7 मिलियन को एसेट कहे। और अगर वो उनको बता दें कि 3 मिलियन इसमें रिसर्च थी, तो रिसर्च थी तो उनकी रिसर्च थी ना, इनकी तो वो रिसर्च से डेवलपमेंट बन चुकी हुई थी। तो ये जो खरीद रहे हैं वो तो ये वाली मेहनत खरीद रहे हैं। अब ये इनकी मर्जी कि वो 10 मिलियन की बेचें कि 7 मिलियन की बेचें कि 700 मिलियन की बेचें, इनको तो ये मेहनत जो कि डेवलपमेंट चल रही थी, पार्शियली डेवलप थी, ये तो उसको खरीद रहे हैं। तो एक तो ये 10 मिलियन को एसेट कहेंगे, लिखवाता हूं अभी। दूसरी बात, अगर ये कंडीशंस पूरी करके इसको कैपिटलाइज करना शुरू हो चुका हुआ था तो बस इखलाकन ये भी कैपिटलाइज करना शुरू कर दे, या इसको भी फिर से अपनी कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी, फिर से करनी पड़ेंगी। कंडीशंस तो 6 ये तो रिपीटर आंसर है। ये जो कंडीशंस ये पूरी कर चुका था और एसेट बनाना शुरू कर दिया था, तो इसने उसी काम को आगे बढ़ाना है ना। तो क्या ये फिर से कंडीशंस चेक करे कि वो 6 पूरी हो रही हैं कि नहीं, या बस डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज करना शुरू कर दे? क्यों चेक करे कंडीशंस? क्योंकि उनकी इंटेंशन और इनकी इंटेंशन और उनके रिसोर्सेज और इनके रिसोर्सेज और उसकी एबिलिटी और उसकी एबिलिटी और, तो ये दोबारा कंडीशंस करेगा चेक। लिखिए अंग्रेजी है जी 5, अगला 5, 6 जो भी है अगला पॉइंट। ये सारी वही हेडिंग चल रही है, इंटरनली जनरेटेड ही चल रहा है सारा कुछ। जो भी नेक्स्ट पॉइंट बनता है, एक्विजिशन ऑफ इन प्रोसेस। अच्छा, एक तसल्ली के लिए एक बात पूछा हूं, अगर ए ने बस सिर्फ रिसर्च ही की हुई थी और बी ने उससे उसकी रिसर्च खरीद ली, वो फिर रिसर्च थी, वो रिसर्च थी। ये तो डेवलपमेंट शुरू हुई थी तो इसको हम डेवलपमेंट कह रहे हैं। अगर सिर्फ इसने ए का रिसर्च वर्क खरीदा होता तो वो रिसर्च होती है। अभी कुछ देर पहले तो लिखवाया यार, रिसर्च की मिसालों में परचेज ऑफ रिसर्च वर्क लिखवाया ना, तो वो तो रिसर्च है। ये तो बात कर रहा हूं कि R&D मतलब डी भी आ गया हुआ था। तो एक्विजिशन ऑफ इन प्रोसेस R&D प्रोजेक्ट, एक्विजिशन ऑफ इन प्रोसेस R&D प्रोजेक्ट shall be recognized as intangible asset if capitalization conditions are met. और इससे ये बात समझ आ रही है जो मैंने समझाई कि जो ये इन प्रोसेस खरीद रहा है
इसको एसेट बनाएगा अगर कैपिटलाइजेशन कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो। जी इंटेंजिबल तो बना नहीं है ना, कंपनी ए की बात कर रहे हैं, है कंपनी बी की बात कर रहा हूँ। नहीं सर वैसे उधर सही बस मारा है ना। अच्छा 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 सर ये 7 मिलियन हमने कैपिटलाइज किया है, हाँ और अब जो है ना हमने तो इंटेंजिबल बनाया नहीं। अब कैपिटलाइज किया तो इंटेंजिबल क्यों नहीं बनाया? सर हमारा जो दूसरा स्टेज था तो पूरा नहीं और हमने बेच दिया, इसका क्या होगा? अच्छा ये बाकी लोग भी सुने एक बात, ये जो डेवलपमेंट कॉस्ट नाम यूज हो रहा है, इसका डेवलपमेंट कॉस्ट नाम भी चल सकता है और टेक्निकली ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। जैसे बिल्डिंग बन रही होती थी जब तक तो वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस थी, तो वो एसेट नहीं था क्या, पीपी ही था। तो ये भी वही कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस चीज ही है, लेकिन इसका नाम डेवलपमेंट कॉस्ट होता है। तो जब तक ये काम चल रहा होता है तब तक डेवलपमेंट कॉस्ट डेबिट कैश क्रेडिट, डेवलपमेंट कॉस्ट डेबिट कैश क्रेडिट, ये एसेट बन रहा होता है। जब कल को मुकम्मल फार्मूला बन जाएगा तो भी कंपनी की मर्जी के नाम डेवलपमेंट कॉस्ट ही चलने दे या नाम बदल के फार्मूला कर ले, कंपनी की मर्जी। लेकिन डेवलपमेंट कॉस्ट इंटेंजिबल एसेट है, बनना शुरू हो गया है। एमोर्टाइज होना कब शुरू होगा? जब फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर ये एमोर्टाइज होगा। तो वो चाहे तो डेवलपमेंट कॉस्ट का ही नाम रख लें, फार्मूला नाम ना बदलें उसका, चाहे तो बदल लें। तो डेवलपमेंट कॉस्ट एसेट ही है? नहीं बस अभी पूरा तो हो जाए ना, ये आखिरी पॉइंट पूरा तो आखिरी पॉइंट था ना, तो मैं पॉइंट नंबर नहीं बदलूंगा ना, इसी के ऊपर मजमून लिखाऊंगा पूरा। हाँ जी अंग्रेजी में ही बताने की कोशिश की है मैंने। हाँ क्यों, क्या एतराज क्या है आपको? क्या लगता है क्या करना चाहिए? क्या कर, कुछ तो एतराज होगा ना, बताओ फिर समझाता हूं क्यों एक्सपेंस लग रहा है। तो फिर तो डेवलपमेंट कभी एसेट ही नहीं बनना चाहिए हैं? ठहरो, फिर तो डेवलपमेंट एसेट ही नहीं बनना चाहिए ना। डेवलपमेंट कॉस्ट एसेट बन रहा है ना, वो 6 तसल्लियां करनी है बस। तो अगर वो तसल्लियां कर ली तो एसेट है। अब ये भी यही तसल्लियां कर लेंगे तो एसेट है। और अगर उन्होंने सही नहीं किया तो इसलिए तो कह रहा हूं कंपनी बी वाले दोबारा तसल्लियां करेंगे, दोबारा कंडीशंस चेक करेंगे। नहीं खरीदा और खरीद के एंट्री करने से पहले तसल्लियां की, हो गई तसल्लियां, बस ठीक है एसेट डेबिट। अगर नहीं हुई तो फिर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। हाँ जी अच्छा ये बात आखिरी थी, लेकिन ये आखिरी चलती जा रही है, पूछते जाए आप लोग, कोई मसला नहीं। हाँ जी कंपनी ए ने इसको अपनी बुक्स में 7 मिलियन का एसेट बनाया हुआ था, कैश डेबिट 10 मिलियन, कैश डेबिट 10 मिलियन, डेवलपमेंट कॉस्ट एसेट क्रेडिट 7 मिलियन, P&L क्रेडिट 3 मिलियन, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल हो गया। ये इसकी बुक्स में हो सकता है कि ये डेवलपमेंट फेज चल रहा था, लेकिन अभी तक इसकी नजर में वो एसेट नहीं था। इवन देन इसकी नजर में अगर कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो ये 10 मिलियन को एसेट बनाएगा, नहीं होनी तो नहीं बनाएगा। वैसे थोड़ी सी अगर हम खुद भी अकल की बात सोचें तो वो उस पे हाथ ही नहीं डालेगा ना, तसल्ली होगी तो खरीदेगा ना, सिर्फ खिदमत खल्क में नहीं खरीद रहा, तो इसलिए कंडीशंस होंगी पूरी। और कोई सवाल? बहुत टाइम है, आप सवाल पूछें, कोई मसला नहीं। नहीं बताएं। नहीं अभी बात पूरी होनी है, कोई सवाल नहीं। चले मैं फिर एक सवाल बताता हूं, कल कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था तो वो आपके बाकी से भी शेयर कर लेता हूं कि कंडीशंस पूरी हो गई थी, बाद में खत्म हो गई, तो बस खत्म कर देंगे एसेट। कंडीशंस पूरी हुई थी, एसेट बनाना शुरू कर दिया था, अब नहीं रहेगी कंडीशंस तो खत्म कर देंगे, डीरेकग्नाइज। अच्छा जी बस ये इस बात में पूरा कर लूं, कंपनी बी ने खरीद लिया, अब आगे क्या करेगी कंपनी बी? अब इस काम को और आगे चलाएगी। अब जब और आगे चलाएगी तो और खर्चा करेगी। जरूरी नहीं है कि आगे होने वाला खर्चा बस डेवलपमेंट ही होगी, हो सकता है कि इसने जो मेहनत शुरू की थी वो मच्छर मारने के लिए थी। कंपनी बी उस मच्छर मारने वाले फार्मूले को आगे बढ़ाए और सोचे चलो क्यों ना लाल बेग भी साथ ही मार लें, तो फिर वो उसी फार्मूले के टारगेट को थोड़ा और बढ़ा लें। अब जो थोड़ा और बढ़ाएंगे तो बेग साहब के बारे में भी डिटेल लेनी पड़ेगी, तो अब वो जो उनके बारे में भी डिटेल लेनी पड़ेगी वो रिसर्च शुरू हो जाएगी। यानी इस प्रोजेक्ट पे आगे चलते हुए नई रिसर्च आ सकती है, तो उस रिसर्च का क्या करें? एक्सपेंस, और जो डेवलपमेंट होगी। तो अब इसी में देखें अगली बात, यही पॉइंट चल रहा है।
है। अब जो इस पे खर्चा होगा ना, वो खर्चा डेवलपमेंट भी हो सकती है, जो इसमें ऐड होने लग जाएगा, कोई रिसर्च भी हो सकती है, वो एक्सपेंस बनने लग जाएगा। एनी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, उसी में आगे चला लें, अलग पॉइंट नहीं कह रहा, उसी को बढ़ा लें। एनी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर on acquired in process R&D project, any subsequent expenditure on acquired in process R&D project shall be recognized as research cost or development cost accordingly. बस समझ आ गई बात, बस इतनी सी बात थी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।